Recording in progress. वेलकम बैक। कल हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था दैट वाज बजट एंड बजटरी कंट्रोल। उसमें हमने बेसिक चीजें तो पढ़ी थी कि बजट क्या होता है और किस तरह से हम बजटरी कंट्रोल्स अचीव कर लेते हैं, बजट कैसे बनाते हैं, होता है क्या बजट, वो सब चीज हमने पढ़ा था। फिर हमारा दूसरा टॉपिक था इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ बजट। ये मैंने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था कि बजट्स को किस किस तरह से क्लासिफाई करते हैं, जिसमें हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन में ये बोलना पहले कि क्या क्या बजट होते हैं, हमने किस तरह से क्लासिफाई कर रहे हैं। अगर हम पीरियड के हिसाब से देखेंगे तो बजट्स तीन तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और करंट। अगर नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो दो तरह से हो सकते हैं, कैपेक्स और रेवेन्यू। फंक्शंस के हिसाब से जितने भी डिपार्टमेंट्स है उस हिसाब से बन सकता है, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, परचेज बजट, R&D बजट, कैश बजट, इस तरह के सारे बजट्स बन सकते हैं। और कैपेसिटी के हिसाब से तो दो तरह के बन सकते हैं, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल। और इन सब का समरी जो बनता है फंक्शंस का, उसको बोलते हैं मास्टर बजट, जो है मैनेजमेंट को पास प्ले दे देते हैं। अब एक एक करके पढ़ते हैं इन सबको डिटेल में। ऑन द बेस ऑफ टाइम, टाइम के हिसाब से अगर आप बजट बनाओगे तो वो तीन तरह के होते हैं। लॉन्ग टर्म बजट, जो आपका लॉन्ग टर्म विजन है, उस हिसाब से आप एक बजट बनाओगे कि 5 साल 10 साल डाउन द लाइन हम कहां पे अपनी कंपनी को देखना चाहते हैं। उस हिसाब से आप अगर कोई बजट बनाओगे तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म बजट। आपको अगर पता होगा कंट्री का जो एक प्लान बनता है दैट इज 5 ईयर प्लान, कि नेक्स्ट 5 ईयर्स का हमारा क्या प्लान है। इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन 5 साल 10 साल 3 साल का बजट बना सकती है, उसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म बजट। तो मेजरली क्या हुआ, लॉन्ग टर्म बजट इज फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। दूसरा आता है शॉर्ट टर्म बजट। शॉर्ट टर्म बजट क्या होता है, यूजुअली 1-2 साल का, कि 1 ईयर, नेक्स्ट 1 ईयर में हमारा बजट क्या होने वाला है, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म बजट। उसके बाद आता है करंट बजट। करंट बजट यूजुअली होता है इस मंथ का हमारा, जैसे मैंने आपको इंडियन ऑयल का बताया, हम एक एनुअल कैश बजट बनाते हैं, उसके बाद मंथ का कैश बजट बनाते हैं, उसके बाद डे का भी बनाते हैं। तो मंथ और डे का जो बजट है, वीक का बजट है, दैट इज द करंट बजट। भाई आज का क्या है, इस वीक का हमारा क्या टारगेट होने वाला है, कहां से पैसा आएगा, कहां पैसा खर्च होगा, दैट इज करंट बजट। तो ऑन द बेस ऑफ टाइम तीन तरह के बजट बन सकते हैं, लॉन्ग टर्म जो मोर देन 1 ईयर, शॉर्ट टर्म यूजुअली 1 ईयर तक का, और करंट मंथ का या वीक का, इवन डे का भी, उसको बोलते हैं करंट बजट। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर नेचर, आपको पता है कि जो बिजनेस में खर्चे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जिसके हम एसेट बनाते हैं, या तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से पिया जाता है। तो बजट भी इस तरह से दो तरह के होता है कि कैपिटल बजट हमारा, कैपेक्स खर्चा कितना होना है, एसेट्स में, नॉन करंट एसेट में हम कितना पैसा लगाने वाले हैं, उसका एक बजट बनेगा। जैसे हमारा बनता है कैपेक्स बजट, इस साल हमारा कितना टारगेट होगा, कितना करोड़ का हम खर्चा करेंगे, कैपेक्स, दैट इज कैपिटल बजट। उसका क्या होता है कि रेवेन्यू, जो हमारे रिसीट्स और एक्सपेंडिचर होंगे, उसका जो बजट बनेगा दैट इज रेवेन्यू बजट। तो हमारी कंपनी में ये दोनों बजट बनते हैं, कैपिटल बजट भी बनता है, चाहे कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उसके बाद क्या होता है, रेवेन्यू बजट। कैपिटल बजट में क्या बनेगा कि भाई खर्चा भी कहां से होगा और इतना पैसा कहां से आएगा, लॉन्ग टर्म लोन लेंगे, शेयर्स लेंगे, वो सब कुछ करके, और फिर खर्चा कहां पे करेंगे। सिमिलरली रेवेन्यू बजट में भी रेवेन्यू रिसीट्स हमें कहां पे आएगी, सेल्स वेल से, और अल्टीमेटली फिर क्या बोलते हैं, रेवेन्यू खर्चा, परचेजेस कितना होगा, बाकी सब एम्प्लॉयज की सैलरी जैसा कुछ कितना होगा, दैट्स कॉल्ड एज रेवेन्यू बजट। ठीक है। तो इस तरह से दो दो तरह के बजट्स ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ द एक्सपेंडिचर या नेचर ऑफ द रिसीट्स बनता है। अगर लॉन्ग टर्म है दैट इज कैपिटल, तो वो वाला बजट बनेगा और उसको हम कैपेक्स बजट बोलते हैं, और रेवेन्यू बजट है तो उसको रेवेन्यू बजट बोलते हैं। उसको बोलते हैं फिर ऑन द बेस ऑफ फंक्शंस। डिपार्टमेंट जितने डिफरेंट फंक्शंस है उनके हिसाब से जो बजट बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं ऑन द बेस ऑफ फंक्शंस। अगर आप देखोगे सबसे पहला बजट क्या रहेगा, सेल्स। हमारा सेल्स का टारगेट कितना है, तो उसके लिए जो बजट बनेगा उसको बोलेंगे सेल्स बजट। अब ये दोनों टर्म्स में भी हो सकता है, मॉनेटरी भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। जैसे मैंने कल आपको मारुति का एग्जांपल दिया था कि हमारा टारगेट है कि हम इस साल 3,000 करोड़ की सेल करेंगे, हमारा टारगेट है इस साल 20,000 कार्स बेचेंगे, या बोथ। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब भी हम सेल्स बजट बनाएंगे सबसे पहले हमें एंटिसिपेट करना है कि डिमांड कितनी है और कितनी सेल हम कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं एंटिसिपेट। आप सेल करोगे, उसके बाद फिर क्या होता है, जब सेल्स का बजट बन जाएगा उसके बाद जो दूसरा फंक्शन का बजट बनना है दैट विल बी प्रोडक्शन का बजट। ठीक है। सेल्स तो हमने बोलते हैं कि 20,000 कार्स हमें सेल करनी है, और ये कौन बनाएगा, सेल्स मैनेजर या मार्केटिंग की टीम जो होगी, सेल्स टीम जो होगी, वो ये बनाएगी ऑन द बेस ऑफ मार्केट डाटा लेगी कि भाई इस साल एंटिसिपेटेड सेल्स कितना है, टोटल सेल्स कितना हो जाएगा, बजट मतलब टारगेट कितना है कि इस कंट्री में अभी डिमांड कितना रहने वाला है, उसमें हम मारुति का कस्टमर सेगमेंट कितना है, हम कितना टारगेट कर सकते हैं, उस हिसाब से पूरा स्टडी करके बनाएंगे
साल हम टारगेट रखेंगे, हम 20,000 गाड़ियां बेचेंगे। जब 20,000 गाड़ियां बनेंगे, ये तो एक टारगेट बन गया हमारा। अब इसके हिसाब से हमें ये देखना पड़ेगा प्रोडक्शन वाली टीम को कि हैविंग दिस टारगेट इन द माइंड कि वी हैव टू सेल 20,000 कार्स, वी नीड टू नो कि हमें कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा, कितनी गाड़ियां बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें क्या बनाना है? प्रोडक्शन बजट। इसमें क्या होता है? अब दो चीजें होती है, प्रोडक्शन वॉल्यूम बजट फॉर द फिजिकल यूनिट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड एंड द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। एक चीज के हमें कितना बनाना है, क्वांटिटी में कितना हमें बनानी है गाड़ियां, और उसके लिए हमें कितना मटेरियल भी लगेगा, वो सब भी ये बनाएंगे। प्लस कॉस्ट क्या लगेगी उसकी, वो भी इनको बताना पड़ेगा। तो दो तरह के ये प्रोडक्शन बजट बनते हैं। एक क्वांटिटेटिव टर्म में कि कितना क्वांटिटी में हमें रॉ मटेरियल चाहिए, वो सब कुछ है प्रोडक्शन के लिए क्वांटिटी के हिसाब से। और दूसरा कि कॉस्ट इसका क्या रहेगा, वो भी इनको बताना बनाना पड़ेगा कि भाई सेल्स अगर उतनी है, उसके लिए जो बनाएंगे उनका कॉस्ट कितना होने वाला है। उसके बाद एक मिनट होल्ड करते ना। सर आवाज नहीं आ रही है सर। सॉरी, माय बैड। ठीक है, प्रोडक्शन बजट जो आपका बन गया, उसके बेस पे आपको क्या आइडिया मिलेगा कि आपको कितनी क्वांटिटीज बनानी पड़ेगी। सेल्स से आपको मिला कि आपको कितनी सेल करनी है। फिर आपको ये भी देखना है कि हमें शोरूम में कितनी गाड़ियां एक्स्ट्रा रखनी पड़ेगी, कितनी गाड़ियां हमारे पास है। उससे आपको आइडिया मिलेगा कि 20,000 गाड़ियां तो ओवरऑल टारगेट हो गया मारुति का, बट मारुति का थोड़ी एक ही गाड़ी होता है। आपकी इतनी सारी गाड़ियां, अगर इंडिया सेगमेंट कितनी मारुति की गाड़ियां आती है, मारुति 800 से लेके आप देखोगे बैलेनो से लेके फ्रॉन्क्स, ये सब गाड़ियां आती है। तो सबका फिर एक क्वांटिटी में डिवाइड करेंगे ना कि भाई इतना इतना गाड़ियां ये सब कुछ बनाएंगे। उससे आपको क्या आइडिया मिलेगा, जब आप प्रोडक्शन बजट बनाओगे, वो सब चीज आप क्वांटिटी में भी बनाओगे और कॉस्ट में बनाओगे। एक चीज आपको आ जाएगा कि इसके लिए हमें मटेरियल कितना चाहिए, स्टील हमें कितना चाहिए, बाकी सब चीजें कितने चाहिए, टायर्स कितने चाहिए, जो भी चीजें चाहिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट व्हेन यू प्रिपेयर द प्रोडक्शन बजट, you will be get an idea कि अल्टीमेटली यू नीड मटेरियल फॉर दिस ना। आपको रॉ मटेरियल चाहिए, पेंट चाहिए, वो सब चीज चाहिए। तो उसके लिए आपके फिर क्या बनाओगे, उसके बाद आप बनाओगे मटेरियल बजट बनाओगे। ठीक है, जो भी आप फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने हैं, उसके लिए कितना आपको रॉ मटेरियल लगेगा, या फिर क्या बनाओगे मटेरियल बजट में। अब नाउ यू गॉट द आइडिया कि मटेरियल कितना लगेगा प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद क्या आएगा, फिर मटेरियल खरीदना किनका काम है? परचेज डिपार्टमेंट का काम है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या है? बनाना। सेल्स डिपार्टमेंट का काम क्या है? बेचना। परचेज डिपार्टमेंट का काम क्या है? इस मटेरियल को प्रोक्योर कर देना। तो फिर परचेज बजट बनेगा, जिसमें ये डिस्कस डिसाइड हो जाएगा हर रॉ मटेरियल का कितना हमें परचेज करना है। कुछ आपको क्वांटिटी मौजूद भी रखना पड़ेगा भाई इन्वेंटरी में, कुछ ऑलरेडी मौजूद होगा। तो वो सब कुछ करके आपको फिर एक आइडिया मिलेगा आपका कितने होने वाला है, जो कि आप परचेज डिपार्टमेंट को बोलोगे दिस इज योर बजट, दिस इज योर टारगेट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। ये नोट्स मैंने ऑलरेडी शेयर कर लिया आप लोगों के साथ, ये आपको ग्रुप से मिल जाएंगे। उसके बाद जब परचेज बजट भी बना, सेल्स बजट भी बना, प्रोडक्शन बजट भी बना, उसके बाद क्या जरूरत पड़ेगी? कैश बजट। कि भाई इस सब के लिए कैश का बजट भी बनाना पड़ेगा कि अगर सेल्स इतनी करेंगे तो कैश इतना आएगा। तो सेल्स तो आप एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर तो नहीं करोगे, बिगिनिंग ऑफ द मंथ नहीं करोगे। तो वो धीरे धीरे हो जाएगा। तो इसलिए से आप बनाओगे कि आपके पास कैश कितना आएगा। उसके बाद फिर आप बनाओगे कि प्रोडक्शन में कितना खर्चा जाएगा, परचेज में कितना, उसमें कितना, सब में खर्चा कितना कितना जाएगा। ताकि आप यू विल बी एबल टू एनालाइज कि भाई ऐसा तो नहीं है कि हमें कैश की जरूरत पड़ रही है। इनिशियल डेज पे तो जरूरत पड़ेगी, जब तक फिर चीजें बनेगी और मार्केट में बिकेगी। तो उसके लिए पूरा आपको कैश बजट बनाना पड़ेगा कि कलेक्शंस कहाँ से होंगी और यूज कहाँ पे होगा, ताकि ऐसा ना हो कि आपकी कंपनी में लास्ट में पता चला कि आपको कैश क्रंच आ जाए और आप इसको नहीं कर पाओगे। ये सब चीजें जब आप बनाते हो, ये इंटर रिलेटेड भी होती है कि आपने पहले सोचा था हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, बट जब आप इन सब चीजों पे वर्किंग करते हो, आपको आइडिया मिलता है कि नहीं भाई, ये हमारा एक क्रंच रहता है। उसके लिए कल मैंने एक टर्म बोली थी, बजट फैक्टर। बजट फैक्टर आइडेंटिफाई होता है कि भाई इतना तो है, बट हमारे पास इतना लोन ही नहीं मिलेगा, इतना फंडिंग ही नहीं मिलेगा। तो वी कैन नॉट थिंक ऑफ मेकिंग 20,000 कार्स। तो ये सब बजट्स आपको बने पड़े, अदरवाइज फिर आप, पता चला कि कोई एक कॉन्स्टेंट है और आप काम कर ही नहीं पाए। ठीक है।
तो उसके बाद यस बनता है सर। कैश बजट। किसी का कोई डाउट? आई गेस आवाज आ रही है बैकग्राउंड। वो कुछ बोलना चाहता है क्या? नो सर। उसके बाद एक और तरह का बजट भी बनाने की जरूरत पड़ सकती है, नॉट नेसेसरी बने। दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट लेबर बजट और पर्सनल बजट। आपने बोला कि हमें इतनी प्रोडक्शन करनी है, तो उसके बेसिस पे आपको ये भी लगेगा आइडिया कि आपको कितने मैन आवर्स रिक्वायर्ड है। तो आपको वो भी देखना पड़ेगा कि भाई ऐसा तो नहीं है कि इस सब के लिए फिर बाद में पता चला कि जिस तरह से हम मैन्युफैक्चरिंग सोच रहे हैं हमें तो और एम्प्लॉइज हायर करने पड़ेंगे, हमें तो और लेबर चाहिए। तो उसके लिए आप देखोगे प्रोडक्शन में एक गाड़ी को बनाने में कितना लेबर लगता है, तो वो आप देखोगे कि आपके पास उतने रिसोर्स है कि नहीं। आपने बताया कि ठीक है हम एक नया यूनिट लाने वाले हैं, तो नए यूनिट के साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा ना हमें नए एम्प्लॉयज हायर तो नहीं करने पड़ेंगे, तो आप उनका भी बजट बनाओ कि आपके पास एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स कितना है। वो हो सकता है एग्जिस्टिंग काउंट्स में आप एक्सपेंशन में जा रहे हो, उनको वहां पे आप कितना डाइवर्ट कर सकते हो। पूरे प्रोजेक्ट से आप क्लोज होने वाले हो, तो वहां से मैन पावर लगाओगे आप, शॉर्टफॉल कितना पड़ेगा, नए मैन पावर मत हायर करने पड़ेंगे। वो सब आप क्या करोगे जब आप पर्सनल बजट बनाओगे। पर्सनल मीन्स एम्प्लॉयज, ठीक है ना। PRSONL। दिस बजट इज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, वो सब। इससे क्या होता है आपको, द मेन पर्पस ऑफ द बजट आर टू हेल्प इन एफिशिएंट लेबर मैनेजमेंट एंड शो द प्लान आउटले ऑन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट। ठीक है, S&D का आपका कितना बजट होगा इस साल का, एडवर्टीजमेंट का आपका कितना बजट होगा, ये भी आप स्टार्टिंग में डिसाइड करते हो। अदरवाइज पता चला कि वो अंधाधुन पैसा लुटा रहे हैं, तो यू नीड टू फ्रीज द बजट। S&D में आप कितना खर्च करने जा रहे हो, कितना एफोर्ड कर सकते हो। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बचो, ओवरऑल जो फिर आपका एडमिन ओवरहेड होगा उसका कितना बजट होगा, वो भी आपको फिर बनाना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, जो मैंने आपको बोला इट्स मोर और लेस ऑन द बेस ऑफ दैट, जैसे हमने पढ़ा था नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर के साथ फंक्शंस में भी आएगा कैपेक्स बजट। उसके बाद R&D बजट, इफ यू हैव R&D डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी कितना बजट रहेगा, कंसिडरिंग योर लॉन्ग टर्म विजन आपका कितना है। और R&D इज मस्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, अदरवाइज स्पेशली जो कंपटीशन में होती है, जैसे आप मतलब आजकल हर किसी कॉर्पोरेट की अगर बात करोगे, इंडस्ट्री को बोलोगे, देयर इज दिस कंपटीशन। कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जहाँ पे कंपटीशन नहीं है। आप मोबाइल फोन्स में ले लो, आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स में ले लो, आप डेली रूटीन में कोई भी चीज देखो, कितना कंपटीशन है। तो उन कंपनीज को अच्छा खासा पैसा अपना R&D पे खर्चा करना पड़ता है। आप R&D पे खर्चा नहीं करोगे, आपका कंप्यूटर आपसे बेस्ट प्रोडक्ट लाएगा, आपसे चीपर प्राइस पे लाएगा और आप मार्केट से वाइप आउट हो जाओगे। तो R&D का भी आपको बजट बनाना पड़ता है। उसके बाद जो एक बजट होता है उसको बोलते हैं मास्टर बजट। मास्टर बजट इज नथिंग, इट इज द समरी ऑफ दिस बजट्स। सेल्स बजट पूरा डिटेल में एक एक चीज करके एक बजट बनेगा, एक एक माइन्यूट चीज का बजट बनेगा। पर जब आप चेयरमैन को दिखाओगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट को दिखाओगे, उसको आप सिर्फ सेल्स का एक फिगर दिखा दो, क्वांटिटीज इतना एंड अमाउंट इतना। उसको आप डिटेल में नहीं बताओगे पहले उन्होंने इतनी बेचेंगे, उसकी इतनी बेचेंगे, उसकी इतनी बेचेंगे, उसका ये बेचेंगे वो बेचेंगे, वो नहीं बताओ। सिंपल क्वांटिटी इतना और टारगेट 20,000 कार्ड्स। उसको ब्रेकअप की जरूरत नहीं है, बैलेनो कितनी बेचोगे, फ्रॉक्स कितनी बेचोगे। डिमांड सप्लाई आपको S&D सेल्स डिपार्टमेंट का काम है वो सब कुछ करना है। एम मार्क द टॉप मैनेजमेंट विल बी इंटरेस्टेड नोइंग बाय, टेल मी द वॉल्यूम, टेल मी द बॉटम लाइन, मेरा प्रॉफिट कितना रख रहे हो तुम लोग, टेल मी द टॉप लाइन कि मेरा टर्नओवर कितना होने वाला है कंपनी का। ठीक है, वो उस लेवल पे चीजों को देखते हैं। तो उनके लिए जो आप समराइज बजट देते हो उसको क्या बोलते हैं, मास्टर बजट। क्या बोलते हैं, मास्टर बजट। तो इसको मैं पढ़ लेता हूं theoretically. Once all the functional budgets are created, then the master budget is prepared. It is an integrated budget that reflects the estimated P&L and financial position using budgeted profit and loss and budgeted balance sheet. मतलब सेल्स बजट से आपको क्या आएगा, सेल्स आएगा, प्रोडक्शन से फिर वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वो सब कुछ निकलेगा, फिर आप एबिट बनाओगे, फिर बोलोगे फाइनेंस कॉस्ट इतना होगा, टैक्स इतना होगा, पूरा आप प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, प्रोजेक्टेड P&L दोगे। उससे टॉप मैनेजमेंट को आइडिया मिलेगा कि मतलब हम कहाँ जा रहे हैं। कैपेसिटी के हिसाब से दो तरह के बजट होते हैं, एक होता है फिक्स्ड बजट और दूसरा होता है फ्लेक्सिबल बजट। किसी को आइडिया ये फिक्स्ड बजट और फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है? कोई ट्राई करना चाहता है? कोई ट्राई करना चाहता है फिक्स्ड बजट और फ्लक्चुएटिंग बजट? देखो, मेरी मारुति की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है 20,000 कार्स बनाने की। दिस इज माई 100% कैपेसिटी, ठीक है ना, कि हमारी प्लांट जो है वो 20,000 कार्स बना सकता है, इरेस्पेक्ट ऑफ द मॉडल।
क्योंकि मॉडल में आपको बस डिजाइन डिजाइन अलग होता है, प्लांट एंड मशीनरी ऑलमोस्ट सेम रहती है। अगर मैं ये बजट बनाऊंगा, अगर मैं बजट बनाऊंगा ऐसे कि मैं समझा ठीक है यार, अगर 100% कैपेसिटी 2000 है तो पूरा तो नहीं चलाएंगे, 100% तो प्लांट नहीं चलाएंगे, बीच पे प्लांट को आपको शटडाउन में भी लेना पड़ता है, मेंटेनेंस में भी लेना पड़ता है। तो आप बोलते हो कि हम अपना जो प्लांट है 80% पे चलाएंगे। तो आप जब बजट बनाते हो ना, आप ये बोलते हो कि ठीक है 20,000 का 80% है 16,000। तो आपने टारगेट रखा है कि हम 16,000 सेल करेंगे, सपोज मैं एग्जांपल देता हूं। तो आपने अगर बजट बनाया इस 16,000 के हिसाब से कि 80% कैपेसिटी पे हम प्लांट को चलाएंगे, तो सारी चीजें आपने क्या कर दी, फिक्स कर दी। उसको बोलते हैं फिक्स्ड बजट। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड बजट। बट अगर आप बोलोगे कि नहीं, ये तो ठीक है 80% हम टारगेट रखेंगे, बट हम दो तरह के बजट चला बनाएंगे। व्हाट इफ के हमारी प्रोडक्शन 90% पे हो जाएगी, व्हाट इफ के हमारी 70% पे हो जाएगी। तो आप 90% से भी हिसाब से बनाते हो, 70 के हिसाब से भी बनाते हो, फिक्स्ड के हिसाब से, फ्लेक्सिबल के साथ। इसको क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल बजट। कि आप लेवल ऑफ एक्टिविटी डिफरेंट रखते हो। 80 तो है ही आपका टारगेट, बट आपने 70 भी बनाया, 90 भी बनाया। इससे क्या होता है, इससे मैनेजमेंट को पिक्चर पता चलती है। बिकॉज आपके जो खर्चे होते हैं वो तीन तरह के खर्चे होते हैं। आपके जो खर्चे होते हैं वो यूजुअली तीन तरह के खर्चे होते हैं। कोई बता सकता है कॉस्टिंग में? कैन एनीवन टेल मी? सर फिक्स्ड वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। बहुत अच्छा। हमारे खर्चे तीन तरह के होते हैं, फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। तो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज फिक्स्ड एक्सपेंस? जो हो ही जाएंगे, जो जो हो ही जो जाएंगे, चाहे आप यस सर। प्रोडक्शन करो या प्रोडक्शन मत करो, ये खर्चा आपको होना ही होना है। एग्जाम्पल बता सकते हो? सर जैसे रेंट पे करना है। आपकी फैक्ट्री रेंट पर है, तो आपको फैक्ट्री का रेंट को देना पड़ेगा। आप फैक्ट्री को बंद करो, फैक्ट्री को 100% कैपेसिटी पे चलाओ, ये तो देना ही देना पड़ेगा। दिस इज योर दिस इज योर फिक्स्ड एक्सपेंसेस। फिक्स्ड। आपके परमानेंट एम्प्लॉयज की सैलरी, दैट्स योर फिक्स्ड फिक्स्ड। एक्सपेंसेस। आपका काम हो, हड़ताल हो, जो भी हो, आपके परमानेंट एम्प्लॉयज की सैलरी जो है वो तो लगेगा ही लगेगा। दैट्स कॉल्ड फिक्स्ड। वेरिएबल का मतलब क्या है? विच वेरीज, वेरीज। वेरीज विद लेवल ऑफ प्रोडक्शन लेवल आउट। या आउटपुट। भाई काम करोगे तो खर्चा इंकर होगा, काम नहीं करोगे तो खर्चा इंकर नहीं होगा। एग्जाम्पल, रॉ मटेरियल। जैसे रॉ मटेरियल। गाड़ी बनाओगे तो खर्चा लगेगा, गाड़ी नहीं बनाओगे तो खर्चा नहीं लगेगा। इसके लिए डायरेक्ट लेबर, तो लेबर प्रोडक्शन करती है। मेरी रेडीमेड गारमेंट की मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, तो वो फैक्ट्री जो है मैंने रेंट पे लिया है, तो वहां जो रेंट है वो तो देना ही पड़ेगा, दैट्स माई फिक्स। बट वहां टेलर अगर मैं ले रहा हूं, ऐसे लेबर ले रहा हूं कि जब मुझे रिक्वायरमेंट होती है मैं लेता हूं, नहीं होता है मैं बोलता हूं ठीक है चले जाओ काम नहीं है। तो उधर अगर वो ऐसी लेबर है, तो जब मैं बनाऊंगा तभी उनको देना पड़ेगा। बनाऊंगा श्योर तभी कपड़ा लगेगा, नहीं बनाऊंगा तो नहीं लगेगा कपड़ा। दैट्स कॉल्ड एज वेरिएबल। तीसरा होता है सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल कोई बता सकता है क्या होता है? सेमी वेरिएबल में दो पोर्शन होते हैं, कुछ फिक्स्ड होता है, कुछ कुछ वेरिएबल। वेरिएबल। सेमी वेरिएबल मतलब हाफ वेरिएबल, मतलब पूरा ये वेरिएबल नहीं है, किसी लेवल तक वेरिएबल है। पूरा ये फिक्स्ड नहीं है, किसी लेवल तक फिक्स्ड है। कोई एग्जांपल दे सकता है इसका? मैं दो एग्जांपल्स देता हूं, टिपिकल एग्जांपल देता हूं। सर पहले पहले टेलीफोन चार्जेस जो होते थे वो तो फिक्स्ड पहले मतलब कुछ टाइम के लिए फिक्स्ड होते थे, फिर वेरी वेरी होते थे एज पर द यूसेज। ठीक है, और कोई एग्जांपल?
सर जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल सर, जैसे दो हजार 200 यूनिट तक एक वो उसमें एक फिक्स्ड रहता है, तो और उससे ज्यादा ही कंज्यूम करते हैं तो फिर उसमें सर वो वेरी करता है फिर। हम जब इसको पढ़ते थे हम ऐसे पढ़ते थे, ठीक है। अगर हम ऐसे पढ़ते थे इसको, मतलब हमें पिकनिक जाना है, तो अगर 50 बच्चे ही होंगे तो हमें एक बस करनी पड़ेगी। बट जो ही 55 यस सर। बच्चे हो जाएंगे तो हमें दो बस करनी पड़ेगी। तो दिस इज सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड। भाई 50 तक फिक्स है, बट इसे ऊपर जाओगे तो आपको एक और गाड़ी लेनी पड़ेगी। तो दिस इज सेमी वेरिएबल, दिस इज सेमी वेरिएबल। प्रोडक्शन में कैसे आएगा कि जो सुपरवाइजर है, अगर आपका सपोज डिफरेंट प्लांट्स है वहां पे, या 10 लेबर के ऊपर एक सुपरवाइजर रहेगा। अगर आपके लेबर 10 से ज्यादा हो गए तो आपको दो सुपरवाइजर की जरूरत पड़ेगी, 20 से ज्यादा हो गए तो तीन की जरूरत। तो किसी लेवल तक ये वेरिएबल है और उसके बाद क्या होता है, फिक्स्ड है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, दिस इज द एक्सपेंस, दिस इज द आउटपुट। तो इट इज लाइक दिस। अगर इतना आउटपुट होगा तो इतना ही खर्चा जाएगा, और आउटपुट बढ़ गया तो खर्चा ऐसे होगा, और आउटपुट बढ़ गया तो खर्चा ऐसा होगा। तो अब क्या है, अगर आप देखो, ये फिक्स्ड भी है किसी हद तक वेरिएबल भी है, इसको बोलते हैं सेमी वेरिएबल। अब मुझे बताओ, जब आप जब आप ये बजट बनाओगे, फ्लेक्सिबल बजट बनाओगे, तो इसमें क्या हो जाए, फिक्स्ड में क्या होगा, पूरे फिक्स्ड और वेरिएबल ये कंसेप्ट आएगा कि भाई 80% कैपेसिटी में चलाओगे तो कुछ फिक्स्ड हो गए, कुछ फ्लेक्सिबल हो कुछ। जब ये 90% पे जाओगे तो आप क्या बोलोगे, यार कुछ चीजें हैं जो अब सेमी वेरिएबल नेचर की आएगी, कि अगर 90 पे जाएंगे, ठीक है, जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो कांस्टेंट रहेगी, वो तो बढ़ जाएगी प्रोपोर्शनेटली। बट फिक्स्ड हो सकता है कि उतना नहीं बढ़े, क्योंकि कुछ सेमी फिक्स्ड जो है जो अपना 90% भी कैटर करेगा, 70 जाएंगे तो वो बच जाएगा। इससे मैनेजमेंट को एक क्लियर पिक्चर मिलेगी। जब आप डिफरेंट लाइन पे दोगे 90%, 80%, 70%, तो उनको लगेगा ठीक है, अगर इसमें इतना कम जाएंगे, ठीक है, ये कॉस्ट तो मेरी सेव हो रही है ना, तो उससे उनको आइडिया भी मिलता है। बट फिक्स्ड में क्या होता है, आपने एक कैपेसिटी मद्देनजर रखते हुए उसी हिसाब से बजट बना दिया। जबकि फ्लेक्सिबल में आप क्या करते हो, आप आप डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज में बजट बनाते हो। और क्योंकि सेमी वेरिएबल एक ऐसा पार्ट है जो पिक्चर में आता है, तो इट गिव्स द मैनेजमेंट ए क्लियर पिक्चर कि भाई डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज में हम कहां पे स्टैंड करते हैं। ठीक है, अगर मैं अपने सिलेबस को देखूंगा तो सिलेबस में आपका क्लास फिक्स बजट था, ये मैंने बता दिया। फ्लेक्सिबल बजट मैंने अगर बताऊं तो मैंने ये आपको बता दिया, फ्लेक्सिबल बजट में क्या डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज पे आप बजट को बनाते हो। सेल्स बजट मैंने आपको बता दिया, एंड कैश बजट भी मैंने आपको बता दिया। ये तीन ही लिखे थे इन्होंने, बट हमने सारे इसमें कवर कर दिए। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है आपकी इसमें, सॉरी कहां गया सिलेबस, जीरो बेस्ड बजटिंग। इससे पहले मैं बताऊं जीरो बेस्ड बजटिंग, क्या आप में से कोई ट्राई करना चाहता है? जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है, सुना है कभी इसके बारे में, सर जीरो हम बेस्ड बजट? स्क्रैच पे बनाते हैं। बहुत अच्छा, थोड़ा सर ये थोड़ा तो एक्सप्लेन करोगे बाकियों के लिए, स्क्रैच से मतलब? सर जैसे सर एवरीवेयर हमारे वी आर। इससे पहले जो सर, गो अहेड लतीफ सर। जी, सर इससे पहले जब हम बजट्स बनाते हैं तो हम ना प्रीवियस फिगर्स को लेके उस पे ना आगे वाला बजट बनाते हैं। सर इस वाले केस में वैसा नहीं है, हम पूरे जीरो से स्टार्ट करते हैं सर। लतीफ का कहना है, आगे से लतीफ ने बोला नहीं यस सर। कि सर ट्रेडिशनल बजट जो हमने अभी पढ़ा था ना, उसमें हम क्या करते हैं, अरे इस साल हमारा कितना खर्चा था, इस साल हमारा 1000 खर्चा था, तो अगले साल कितना होगा, 10% सर ऐड कर लो, 1100 खर्चा होगा। सैलरीज पे सपोज सेल्स कितनी थी, सर सेल्स ना इस साल हमारे 1 लाख थी, हम 20% एक्सपेक्ट कर रहे हैं ग्रोथ, 20% ऐड करो, 1,20,000। तो ट्रेडिशनल बजट में आप क्या करते हो, पिछले साल की एक्टिविटी को मद्देनजर रखते हुए उसको बेस बनाते हुए बोलते हो कि आगे क्या जाना है। पिछले साल इतना था, इस साल हम सोच रहे हैं 10% आगे जाएंगे, या हम आगे नहीं जा रहे बट 4-5% की इन्फ्लेशन होती है हर साल, तो 5% हम ऐड कर रहे हैं कॉस्ट में। भाई पिछले साल अगर 1 लाख लगा था, इन्फ्लेशन कंट्री में 5-6% की है, तो हम बोलते हैं ठीक है 5% और महंगा मिलेगा चीज उसी लेवल पे, हम कोई एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सेल्स नहीं कर रहे। तो हम क्या बोले, पिछले साल इतना था प्लस 5% इन्फ्लेशन का ऐड करो, या 2-4% किसी और से ऐड कर लो, तो हम उस हिसाब से बेस बनाते हैं लास्ट ईयर को।
उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल बजटिंग जो हम करते हैं। अब इसका पैरेलल कॉन्सेप्ट आ गया, उल्टा कॉन्सेप्ट आया, दैट इज जीरो बेस बजटिंग। जैसे नाम ही लिखा है जीरो बेस, मतलब यहां पे हम बेस ले रहे थे प्रीवियस ईयर की फिगर, यहां पे बेस इज जीरो। प्रीवियस ईयर को पिछले साल क्या किया था, वो किया था, वो हो गया। अब बताओ, अब बताओ क्या करना है। सैलरीज, एम्प्लॉय बेनिफिट्स का खर्चा, बताओ ना भाई कितने एम्प्लॉयज होंगे, बजट बनाओ कितना पर्सनल है आपका, निकाल दो उनकी सैलरी कितनी होगी इस साल की, मुझे बता दो तब कितना बजट। पिछले साल तुमने कुछ भी फजूल का खर्चा किया होगा तो क्या मानेंगे? ट्रेडिशनल बजट का एक लूप होल होता है कि इसमें अगर कुछ इनएफिशिएंसीज है, जब आप इस पे बजट बनाओगे तो पिछले साल की इनएफिशिएंसी तो छुप जाएगी। अरे पिछले साल प्रोडक्शन पे 10,000 खर्चा हुआ था, इस साल 20% और बढ़ा को 12,000 खर्चा है। पिछले साल प्रोडक्शन वालों ने कांड कर दिए थे, उन्होंने इतना इनएफिशिएंटली काम कर दिया था, तो वो छुप जाती है गलतियां। उन्होंने अच्छे से काम ही नहीं किया था। नहीं, मुझे बताओ कितना क्वांटिटी है, कितना कॉस्ट लगेगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, उसके हिसाब से मुझे बताओ कितना खर्चा लगेगा, तब मैं दूंगा बजट, अलाउ करूंगा आपको। बताओ ना मुझे, कर लो। तो जीरो बेस्ड बजटिंग में हर डिपार्टमेंट को जस्टिफाई करना पड़ता है कि सर अगर हम प्रोडक्शन के लिए इतना बजट ले रहे हैं, दिस इज द रीजन, वी डिडंट गिव द बेसिस ऑफ द लास्ट ईयर। नहीं, हम आज की डेट के हिसाब से बताएं सर हमें क्रूड खरीदना है, हमें इतना क्वांटिटी बनाना है, हमें इतना प्रोडक्शन करना है, आज की डेट में क्रूड का प्राइस इतना है, ट्रांसपोर्ट इतना लगा, ये ला प्लेट्स का प्राइस, ये ला इंटरनेशनल फ्रेट का प्राइसेस, इंश्योरेंस के प्राइसेस ये है, उस हिसाब से हमारा इतना खर्चा होने वाला है साल का। तो हम नहीं बोलते लास्ट ईयर इतना खर्चा किया था प्लस 20% हमें खर्चा दे दो। प्लस 20% खर्चा देना, 5% खर्चा, दैट इज ट्रेडिशनल बजटिंग। जीरो बेस्ड बजट में पिछले साल का कोई बेस नहीं है, हर एक खर्चे को, हर एक आइटम को जस्टिफाई कर दो विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये फिगर कैसे आ रहा है, तुम्हें 1 लाख का बजट चाहिए, मुझे बेस बता दो। मुझे ये मत बता लास्ट ईयर 90,000 किया था, इस साल 10,000 और खर्चा दे दो। नहीं, गिव मी द जस्टिफिकेशन फॉर द 1 लाख। अब क्या पता चल रहा है जीरो बेस्ड बजटिंग क्या है? ये इसका एक फायदा है कि आपके इनएफिशिएंसीज नहीं छुप जाएंगे, बट इसका एक लूप होल भी है। लूप होल इन द सेंस के कॉन्स भी है कि इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है एक एक चीज को पूरा डिटेल में करना, और बहुत सारी चीजें मतलब तैयार लाइक के, मतलब आप उसको नहीं निकाल सकते हो एक एक करके कि एक साल में आप कितने होना। जैसे मैंने अपनी इंडस्ट्री की बात बता दी, अभी ईरान इसराइल वॉर हो गई थी तो क्रूड प्राइसेस वर गोइंग टू शूट अप, इवन पीपल हैड स्टार्टेड मेकिंग द डील्स। $100 पे उन्हें क्रूड खरीदने के शॉर्ट्स कर दिए थे, फिर ऑप्शन कर दिए थे, फिर वार खत्म हो गई और डाउन हो गया। बट यस, इट हैज एन एडवांटेज कि कोई भी ऐसे इनएफिशिएंटली काम नहीं करेगा। इट्स कॉल्ड जीरो बेस्ड बजटिंग। अब होता क्या है जीरो बेस्ड में, तो थोड़ा पढ़ूंगा अगर कुछ छोड़ दिया तो। इज एन अप्रोच टू मेकिंग अ बजट फ्रॉम स्क्रैच, जीरो से। इट इज प्रिपेयर्ड बाय नॉट कंसीडरिंग द फिगर्स ऑफ द लास्ट ईयर एंड बाय अज्यूमिंग द जीरो बेस, जो मैंने अभी समझा दिया। तो जीरो बेस्ड बजटिंग इज अ मेथड ऑफ बजटिंग which requires each cost element to be specifically justified। एक एक खर्चे को आपको बताना पड़ेगा कि how we are saying that this much amount will be incurred on this activity। अब एक और कॉन्सेप्ट है आपका, कहां गया आपका सिलेबस, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, जीरो बेस्ड बजटिंग हो गया, इसको हम डिटेल में करेंगे। और दो तीन कॉन्सेप्ट है, दो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल सेम सेम है। एक है रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, दूसरा है परफॉर्मेंस बजटिंग, तीसरा है बैलेंस स्कोर कार्ड। मैं परफॉर्मेंस बजटिंग लेता हूं, और बैलेंस स्कोर। परफॉर्मेंस बजटिंग कोई बता सकता है क्या होता है परफॉर्मेंस बजटिंग? ऊपर जब हमने बजट्स पढ़े थे तो हमने फोकस किया था कि इतना खर्चा होगा, यही हमने किया था ना सर, प्रोडक्शन के लिए इतना खर्चा होगा, उसके लिए इतना खर्चा होगा, ओवरहेड पे इतना खर्चा होगा, एल&डी पे इतना खर्चा होगा। परफॉर्मेंस बजटिंग ये नहीं होता है। परफॉर्मेंस बजटिंग टारगेट सेट करेगा कि खर्चा आप इतना बोल रहे हो, आप बताओ आउटपुट क्या दोगे, आउटपुट क्या दोगे। सर हमारा प्रोडक्शन का इतना खर्चा होगा, आउटपुट क्या दोगे, इतनी गाड़ियां बना के देंगे। तो इसमें आप टारगेट्स देते हो डिपार्टमेंट्स को कि इतना खर्चा आप करने देंगे, आपको बेनिफिट्स भी बताने पड़ेंगे कि आप बेनिफिट्स क्या दोगे कंपनी को। ऐसा तो नहीं है कि बस आपको खर्चा करने देंगे, बेनिफिट्स कंपनी को कुछ नहीं दे रहे हो आप लोग। तो जो भी डिपार्टमेंट होते हैं जिनको बजट दिया जाता है, इनको परफॉर्मेंस के टारगेट्स दिए जाते हैं, जिसके साथ इसको फिर इवैल्यूएट किया जाता है कि भाई वो डिजायर्ड रिजल्ट्स अचीव किए कि नहीं किए। उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग।
इसी का मिलता जुलता, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसी का मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट है, एक मिलता जुलता इसका कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, जिसका नाम है क्या हो रहा है इसमें? स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर। छोटा तो नहीं दिख रहा है? एक और कॉन्सेप्ट है रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज नथिंग, जो भी आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है वहां के मैनेजर्स की आप रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं, वहां के जो मैनेजर्स है उनकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हो कि आपको ये अचीव करना है, या आपका ये टारगेट है कि आपको ये कॉस्ट इतनी ही रखनी है। दैट इज कॉल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। मतलब इट इज बिकॉज इट इज लिंकेज बिटवीन व्हाट इज बजट, व्हाट इज द डिजायर्ड थिंग, उसके बीच में इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है कि भाई लोगों, आपको ये इंश्योर करना है कि दीज थिंग्स रिमेन इन कंट्रोल। तो इससे क्या होता है, आप डिपार्टमेंट से बोलो रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हो। एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे अच्छा किसी को पता है कंपनी में डिफरेंट ड्राइवर्स होते हैं, जो बहुत कॉमन चीज हम यूज करते हैं। एक होता है कॉस्ट सेंटर, एक होता है रेवेन्यू सेंटर, एक होता है प्रॉफिट सेंटर। किसी को पता है ये सब चीज के बारे में, कॉस्ट सेंटर क्या होता है? एनीवन सर नोइंग व्हाट्स जिनका कॉस्ट सेंटर? मेन फोकस होता है कॉस्ट को कंट्रोल करना। नहीं नहीं, कॉस्ट को कंट्रोल नहीं करना है। कॉस्ट सेंटर वो एरिया होता है जहां पे खर्चा हो जाता है, जहां पे खर्चा हो जाता है, जहां पे आपका एक्सपेंसिव लगता है, उसको बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। क्या बोलते हैं? कॉस्ट सेंटर। जैसे आपका प्रोडक्शन यूनिट है, प्रोडक्शन यूनिट जो आपका है दैट्स योर कॉस्ट सेंटर, दैट्स योर परचेज सेक्शन, दैट्स योर कॉस्ट सेंटर। ये सब होते हैं कॉस्ट सेंटर जहां पे खर्चे होते हैं। रेवेन्यू सेंटर क्या होता है? जहां से आपको रेवेन्यू आता है। हम कंपनीज में जब बनाते हैं ना एरियाज, उनको डिवाइड करते हैं, ये कॉस्ट सेंटर हो गया, ये रेवेन्यू सेंटर हो गया। रेवेन्यू सेंटर से आपको रेवेन्यू आता है, कॉस्ट सेंटर में आपका खर्चा होता है, और प्रॉफिट सेंटर में दोनों चीजें होती है, रेवेन्यू भी होती है और कॉस्ट भी होते हैं। यूजुअली एक प्रॉफिट सेंटर के अंदर कुछ कॉस्ट सेंटर होते हैं, कुछ रेवेन्यू सेंटर होते हैं, फिर आप उसको उस हिसाब से इवेल्युएट करते हो। जैसे एग्जाम्पल है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, एक आपका मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, उसको आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया भाई आपके अपने कॉस्ट को कंट्रोल करना है। तो उसको आप कैसे इवेलुएट करोगे रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में, कि भाई आपने कितना कॉस्ट के अंदर अंदर जो है चीजें बना दी। दिस इज हाउ यू विल इवेलुएट देम, यू विल फिक्स देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि यू बीइंग द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, योर टारगेट इज कि आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतना होना चाहिए, दिस योर बजट। नाउ यू फिक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देम। नाउ यू विल बी इवेलुएटिंग कि भाई तुमने कितना खर्चा कर दिया। दिस इज कॉस्ट। इससे रेवेन्यू सेंटर, रेवेन्यू सेंटर क्या है, उनका काम है सेल्स जनरेट करना है, तो उनका फोकस क्या है, जनरेशन ऑफ सेल्स। एग्जाम्पल कौन से, सेल्स डिपार्टमेंट। तो इनको आप इवेलुएट कैसे करोगे, सेल्स टारगेट से। आपको 20,000 यूनिट्स बेचने हैं, तो आपने ये बेचा कि नहीं बेचा। प्रॉफिट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर में दोनों चीज आते हैं, रेवेन्यू और कॉस्ट। मैं अपना टिपिकल एग्जांपल देता हूं, इंडियन ऑयल का। हमने प्रॉफिट सेंटर रखे हैं दो तरह के, एक हमारा है पेट्रोलियम सेगमेंट, दूसरा है पेट्रोकेमिकल सेगमेंट। तो हमारा एक पेट्रोकेमिकल सेगमेंट जो है, दिस इज आवर प्रॉफिट सेंटर। तो इसको हम इवेलुएट करेंगे कि पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल सेगमेंट हमें कितना प्रॉफिट दे रहा है। फिर पेट्रोकेमिकल सेगमेंट का रेवेन्यू सेगमेंट होगा, रेवेन्यू सेंटर होगा, अंदर से कॉस्ट सेंटर होगा। तो अपने अपने सेंटर्स जो है उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा कि भाई पेट्रोकेमिकल सेगमेंट में वो उसका टारगेट मिला कि तुम्हें इतना प्रॉफिट कमा के देना, या तुम्हारा बजट ये होगा। वो अंदर में रेवेन्यू सेंटर को बोलेगा कि तुम्हारा टारगेट है इतना रेवेन्यू अचीव कर देना, इतना क्वांटिटी अचीव कर देना। पैरेलली वो अपना कॉस्ट सेंटर्स में बोलेगा कि तुम्हारा टारगेट है इतना इतना खर्चे कर लेना। इस हिसाब से फिर उनको इवेलुएट किया जाएगा। तो इस मैकेनिज्म को, जहां पे आप डिपार्टमेंट्स या डिविजन्स या इंडिविजुअल मैनेजर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर लेते हो उनके एरिया के हिसाब से, इज कॉल्ड एज रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग हमने पढ़ा था। जैसे एग्जांपल है, ट्रेडिशनल बजटिंग में हमने क्या बोला कि लास्ट ईयर हमने मार्केटिंग पे 10 लाख खर्चा किया, इस साल 10% और बढ़ाएंगे 11 लाख। जीरो बेस में ऐसा नहीं होगा, जीरो बेस में आपको पूरा बताना पड़ेगा। अच्छा सोशल मीडिया पे कितना टारगेट है आपका, 3 लाख,
जस्टिफिकेशन दे दो कैसे कि भाई यूट्यूब पे इतना चलाएंगे, फेसबुक पे इतना चलाएंगे, बाकी पे इतना चलाएंगे, पर ऐड का खर्चा इतना आता है, इतने नंबर ऑफ ऐड चलाएंगे हम, इतने दिनों तक ऐड चलाएंगे तो इतना खर्चा आएगा। ऑफलाइन कंपनी कितने करेंगे, क्या खर्चा आता है, वो सब बताने का। एसईओ कितना आएगा, नए इनिशिएटिव जो लेना है, तो हर एक रुपए के लिए आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कि क्यों इतना। तो जीरो बेस्ड बजट की एडवांटेज क्या है, आपका अगर कोई भी वेस्टफुल स्पेंडिंग है वो एलिमिनेट होता है, बिकॉज एवरी एक्सपेंडिचर इज बीइंग जस्टिफाइड बाय सम कॉस्ट। फिर अगर वो अचीव हो जाएगा, वो एक्टिविटी कर ली, वो कॉस्ट अचीव हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा, नहीं होगा तो वो बच जाएगा। आप फिर वेरिएंस निकालो साल में कि आपने बोला था एसईओ इतना होगा, कितना हुआ रियलिटी में, एसईओ किया नहीं किया। अगर पूरा बोलते कि 10 लाख का 11 लाख, पता ही नहीं चलता भाई एसईओ पे कितना टारगेट था, उस पे कितना टारगेट था, उस पे कितना था, कुछ भी गोली मार देते। जब आपने ब्रेक डाउन किया खर्चे को, फिर इससे क्या होता है, कंट्रोल भी बढ़ जाता है। कल को आप कंपेयर करोगे, अच्छा सोशल मीडिया पे आपने 3 लाख बोला था, कितना खर्चा किया, कहां पे खर्चा किया। जब बोला ही नहीं होता कुछ तो आप पता नहीं कहां कहां पे कुछ भी खर्चा कर लेते। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग मैंने आपको बता दिया। सपोज इन्वेस्टमेंट सेंटर आपका बन गया है, जिसका टारगेट ये है कि आपके जो भी फंड्स है उनको आपको बेटर वे में इन्वेस्ट कर लेना है। जैसे एग्जांपल, एक रिटेल चेन है, उसके 3 ब्रांच है, उसके ब्रांच से 3 चीज में, तो हर ब्रांच को है वो एक प्रॉफिट सेंटर रहेगा। जैसे बैंक होता है, उसके ब्रांच है, तो हर ब्रांच को अपना प्रॉफिट सेंटर बोलेगा, भाई तुम्हें इतना प्रॉफिट कमा के देना। फिर उसमें क्या होगा, सपोज डिपार्टमेंट अंदर में एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट, वो क्या रहेगा उसका कॉस्ट सेंटर। सेल्स टीम क्या रहेगी, वो रेवेन्यू सेंटर होगी। हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी, उसको फिर बाद में इवाल्युएट किया जाएगा, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है बैलेंस स्कोर कार्ड। कोई बता सकता है बैलेंस स्कोर कार्ड का मतलब क्या है? कोई बताएगा बैलेंस स्कोर कार्ड का मतलब? जब हम खाली बजट की बात करते हो, आप सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस करते हो। जब आप बजट बजट का अभी बात करते हो, अभी पढ़ा था, उसमें आप सिर्फ फोकस करते हो कि भाई मेरा प्रॉफिट इतना होना चाहिए, मेरा कॉस्ट इतना होना चाहिए। बट मुझे बताओ, क्या ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इसी रीजन से आगे चल सकते हैं कि उसका इस साल प्रॉफिट कितना हुआ, कॉस्ट कितना कम हुआ? कि बिजनेस को लॉन्गर रन में चलाने के लिए और भी कुछ चीजें हैं जो आपको मद्देनजर रखनी चाहिए। आप बोलोगे कि मैं सेल्स करूंगा इस साल इतनी, आप कुछ भी तरीके से सेल तो बढ़ा दोगे। आप बोलोगे कॉस्ट कम करने, आप कुछ भी तरीके से कॉस्ट तो कम करोगे। परचेज मैनेजर को टारगेट दिया कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इतना इतना बजट है आपका, 10 लाख का बजट है आपका। परचेज मैनेजर बोलेगा, मैं एग्जांपल देता हूं, बिस्किट फैक्ट्री है, समझ समझ लेना मेरी बात को। बिस्किट फैक्ट्री है, परचेज मैनेजर को टारगेट मिला कि तेरा तेरा बजट है 10 लाख रुपया। वो बोलता है, अरे यार ठीक है, बिस्किट ही तो बनानी है ना, एक काम करते हैं, आशीर्वाद का आटा जो क्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से आशीर्वाद का आटा खरीदना है, मतलब इस फाइन ग्रेड का खरीदना है, इसको खरीदूंगा तो ज्यादा खर्चा हो जाएगा, सस्ता आटा खरीदता हूं, एफसीआई वाले किसी से बात करता हूं, उनकी का ब्लैक में ले लेंगे। तो उसने कॉस्ट तो कम कर दी, बट आपको नहीं लगता है लॉन्ग रन में इसका कंपनी पर इंपैक्ट आ जाएगा? अगर आप कॉस्ट यस कटिंग सर। करते गए और जो आपकी ये रेस्पॉन्सिबल मैनेजर्स है, अपना जान बचाने के लिए, अपना केआरए बचाने के लिए, अपना बोनस बचाने के लिए, इसने क्या किया, सस्ते में तो खरीद लिया, तो आपको नहीं लगता इससे इमेज खराब होगी? आई शुड नॉट टेल इट ऑन रिकॉर्ड, बट दूसरे हिसाब से बोलता हूं, मैंने सेल्स वाले बंदे को बोला है कि भाई तेरा इतना टारगेट है, तेरे को इतना माल बिकवाना ही है। बट अगर वो किसी तरीके से कंप्रोमाइज कर रहा है कस्टमर के साथ, तो आपको नहीं लगता है कि मेरे कंपनी का नुकसान होगा लॉन्ग रन में? मैं जस्ट एग्जांपल देता समझाने के लिए, इसको कहीं कोट नहीं करना। मैं ऑयल एंड गैस में हूं,
मेरी कंपनी है, आई से सपोज हमने फील्ड ऑफिसर को बोला, फील्ड ऑफिसर को मैंने बोला, हमने बोला कि भाई तेरे को टारगेट है, तेरे अंडर ये पेट्रोल पंप है, यहां से मुझे पूरे साल का 1 लाख किलोलीटर का जो है सेल होना चाहिए, ये लुब्रिकेट्स इतने बेचने हैं, ये बेचने हैं। बट इसको दूसरा चीज इंश्योर भी करना है कि वो पेट्रोल पंप वाला जो है ना हमारा ओरिजिनल पेट्रोल ही बेच रहा है, कुछ मिलावट तो नहीं कर रहा है, कुछ मीटर में चोरी तो नहीं कर रहा है। अब मैं फील्ड ऑफिसर हूं, मेरा टारगेट है कि 1 लाख का मुझे सेल करना है, और मुझे पता चल रहा है कि सामने वाला बंदा जो है वो फ्रॉडी है, वो मिलावट कर रहा है पेट्रोल में, उसने मीटर में चोरी कर दी है, कुछ और कर रहा है। तो मैं उसको बोलता हूं देख भाई, मेरे को पता है कि तू चोरी कर रहा है, चल डील करते हैं, तू मेरा ये माल उठा दे, मेरा टारगेट मिला है, तू मेरा टारगेट पूरा करा ले, और तू पीछे जो चोरियां करता है मैं किसी को नहीं बोलूंगा। अदरवाइज आई एम द फील्ड ऑफिसर, इट इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर भाई ये क्वालिटी पेट्रोल बेच रहा है, मुझे बीच में फिजिकल वेरिफिकेशन करना है कि भाई मीटर में कुछ चोरी तो नहीं हुई है, मिलावट तो नहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो मुझे उसके खिलाफ एक्शन लेनी है। अब मैं क्या करूं, मुझे कंपनी ने टारगेट तो दे दिया है कि भाई तेरे को सेल्स एंश्योर करना है, और मुझे पता है कि भाई अब मैं इसे सेल्स मेजर कराऊंगा पूरी, और अगर या तो फिर क्वालिटी पे कंट्रोल करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोला क्वालिटी जाए बाढ़ में, कंपनी जाए बाढ़ में, मेरा अभी इस साल का बोनस और ये सब कुछ बढ़ना चाहिए। तो आपको नहीं लगता अगर इसी चीज को मद्देनजर रखेंगे कंपनी इसी पे जाएगी, शॉर्टर रन में सब कुछ अच्छा अच्छा पिक्चर दिखेगा, लॉन्गर रन में कंपनी खराब हो जाएगी, जब एक इमेज बनेगी भाई इंटरनल के पेट्रोल पंप पे इनके पेट्रोल पंप पे चोरियां होती है, मीटर कुछ और होता है, वहां से क्वांटिटी कुछ और होती है, असली पेट्रोल ऐसा होता है, उसका मिलावट मिला होता है, तो आपको नहीं लगता लॉन्गर रन में तो कंपनी डूब जाएगी। सो वी हैव टू थिंक बियॉन्ड बजट्स, उसके लिए द कॉन्सेप्ट इज बैलेंस स्कोर कार्ड, कि डू नॉट गो बाय द नंबर्स ओनली, कस्टमर सेटिस्फैक्शन मैटर्स, टेक द सर्वेस एंड सी इफ योर कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड विद योर प्रोडक्ट्स। आपने सस्ता सस्ता माल बना के, सस्ता बिस्किट खिला के कस्टमर को दे दिया, 1 साल 1 महीना 2 महीना ले लिया उसने, फिर बोला नहीं यार अभी इसमें मजा नहीं है, ये पता नहीं क्या मिलावट दे रहे हैं, बंद ही कर लो यार, और वो इमेज आज की डेट में बन जाएगी ना सोशल मीडिया में, विद इन डेज आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। तो यू नीड टू हैव a holistic approach rather than just focusing on the profits, rather than focusing on the cost, you see whether customer is satisfied or not। तो उस हिसाब से आप पूरा बैलेंस स्कोर कार्ड बनाते हो, डिफरेंट क्राइटेरिया रख रहे हो, उन सबको देख रहे हो कि अचीव कर रहे हो नहीं कर रहे हो, रादर देन कि सिर्फ बना दिया क्वांटिटी इतना बेचना है, प्रॉफिट इतना कमाना है, उसी पे फोकस नहीं करते हो। ये लुक एट द थिंग्स इन अ होलिस्टिक मैनर, उसको बोलते हैं बैलेंस स्कोर कार्ड। अच्छा, इसमें याद रखना, ये एग्जाम में आ सकता है, ये देयर वाज दिस पर्सन रॉबर्ट कैपलन एंड डेविड नॉर्टन, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था बैलेंस स्कोर कार्ड का। तो इसके 4 पर्सपेक्टिव है या 4 एंगल से हम सोचते हैं। एक है फाइनेंशियल, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव क्या है, ठीक है, लाइक दिस, फाइनेंशियल है, कस्टमर है, इंटरनल प्रोसेस है, और एल&डी है। फाइनेंशियल में क्या देखोगे आप कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, कॉस्ट कंट्रोल कितना, ग्रोथ है, दिस जस्ट वन। कस्टमर, कस्टमर से क्या देखो, कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कस्टमर लॉयल्टी हो रही नहीं, जो कस्टमर आज खरीदे जरा वो वापस आ रहा है नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है कि आप कस्टमर खरीद रहे हैं वो वापस ही नहीं आ रहा है, रिटेंशन ही नहीं हो रहा है, बिकॉज उसको आपका प्रोडक्ट लेके, सपोज मैंने कल ऑनलाइन कुछ लाया और आज यूज किया, पता चला दिस नॉट गुड, अभी अच्छा क्वालिटी नहीं भेजो, तो आप नेक्स्ट टाइम उस प्लेटफॉर्म से खरीदते ही नहीं हो। तो आपको ये चीज भी देखने पड़ेगी, सेल हो रही है बट आप नेक्स्ट टाइम वो आ ही नहीं रहे, तो आप तो डूब जाओगे फ्यूचर में। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन आप देखोगे, आप फीडबैक्स दोगे, आप रिव्यूज देखोगे, कस्टमर के रिव्यूज करो, कस्टमर का वो देखो, फ्रीक्वेंसी देखोगे, वापस आ रहा है खरीदना, नहीं खरीदने आ रहा है। इंटरनल प्रोसेसेस कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी आपकी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, क्वालिटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, ऐसा नहीं है कि क्वालिटी में कंप्रोमाइज हो रहा है, तो क्वालिटी कंट्रोल चेक्स लगे नहीं लगेंगे, उसके हिसाब से वैसे भी देखोगे भाई, उसको बोला है कि हमारे क्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से आशीर्वाद का आटा ही लगेगा, फॉर्च्यून का आटा ही लगेगा, पता नहीं कोई सस्ता आटा खरीद रहा है परचेज मैनेजर कॉस्ट बचाने के लिए, मारुति गाड़ी बोले हमने ये स्टील बोला लगाना है, टाटा और इस चीज का स्टील लगाना है, ये पता नहीं किसी सस्ते किसी से ले लिया खर्चा, अपना पैसा वैसा बनाने के लिए सस्ते में कहीं से ला रहा है, हमें लग रहा है परचेज मैनेजर सस्ते में ला रहा है चीजें, तो परचेज का बजट कम हो गया भाई, क्वालिटी की वो धज्जियां उड़ा रहा है। तो आपको बैलेंस स्कोर कार्ड करके पूरी चीजें देखनी पड़ेगी। उसके बाद एल&डी, भाई ये बताओ हमारे एम्प्लॉयज की ग्रोथ हो रही है, एडमिन एडमिन का इतना खर्चा तो हो ही रहा है,
भाई एम्प्लॉयज की L&D हो रही है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट हो रही है, उनकी ट्रेनिंग मिल रही है, कितने ट्रेनिंग आवर्स दे दिए? क्योंकि आपका एम्प्लॉय अगर स्किल्ड होगा तभी आपकी कंपनी लॉन्गर में ग्रो होगी। तो उस बेसिस पर भी आप देखोगे एम्प्लॉय की ट्रेनिंग हो रही है, इनोवेशन में वो जा रहे नहीं जा रहे, इसको कॉल्ड है बैलेंस स्कोर कार्ड। जैसे एग्जांपल है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने वो अपना टारगेट किस तरह से फाइनेंशियल, कि हम इस साल अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है 10% से कम बढ़ाएं। कस्टमर के लिए कस्टमर के लिए क्या हमारा टारगेट है कि जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर है वो 90% होना चाहिए। अब फीडबैक ले तो कस्टमर से वेदर देयर सपोज 90% होना चाहिए। जो आपका बग टाइम होता है उसको आप रिड्यूस करोगे 24 आवर्स तक। आप कस्टमर का जो आता है कि भाई उनका जो ग्रीवेंस आते हैं उनको आप कितना जल्दी रिड्रेस कर सकते हो, दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड। लर्निंग एंड डेवलपमेंट, आप डेवलपर्स को 100% ट्रेनिंग दोगे, दिस इज ए बैलेंस स्कोर कार्ड। रादर देन जस्ट फोकस ऑन प्रॉफिट 10% बढ़ गया बाकी जाए दे लेने, नहीं। Think of the customer satisfaction. Think of the growth of your developers. Think of the efficiency in your internal processes. ठीक है, आगे सारे टॉपिक कवर हो गए। जीरो बेस भी मैंने आपको बता दिया, परफॉर्मेंस भी बता दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दिया और बैलेंस स्कोर कार्ड भी बता दिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी और परफॉर्मेंस जो ना मोर और लेस लिंक्ड है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप क्या देखते हो कि क्या क्या करना है, परफॉर्मेंस फिर आप देखो इवेलुएट करते हो कि इतना अचीव किया इसने कि नहीं अचीव किया। ठीक है, तो इससे हमारा ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। थ्योरी वाला था, ज्यादा कुछ खास है नहीं इसमें। तो कल फिर मार्जिनल कॉस्टिंग कर लें। फिर कल हम मार्जिनल में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ेंगे, सीक्वेंस के हिसाब से चलेंगे। मेरे हिसाब से सिलेबस का जो सीक्वेंस है उसी हिसाब से चलेंगे। तो आज किसी बच्चे को कोई और डाउट? ठीक है, कल फिर हम मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ेंगे। ये जो मैंने वर्ड फाइल बनाई थी ये नोट्स आपको चाहिए, फिर मैं शेयर कर लेता हूं व्हाट्सएप पे। जस्ट बता यस देना सर। अगर ये नोट्स चाहिए तो मैं इनको फिर शेयर कर लेता हूँ। यस। होपफुली आज ना कर पाऊं बट एक दो दिन में कर लूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा सोच रहा था कि मैं अगर मुझे टाइम मिला तो मैं कोशिश करूंगा इन सबके ना आपको अलग से नोट्स बना के दे दूंगा सबके इंशाल्लाह। तो मैं आपको इनके नोट्स भी शेयर करूंगा ऐसे ही करके, ताकि आप थोड़ा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद करने में इजी रहेगा। तो किसी और का कोई डाउट? अच्छा, बीच में मैं अगर हमारा ये वाला एक वाला पूरा हो जाएगा ना तो फिर हम बीच में थोड़ा MCQ वाले सेशन रखेंगे, ताकि एग्जामिनेशन ओरिएंटेड भी थोड़ा हमारा प्रिपरेशन हो जाए। एक तो ये तो ठीक है नॉलेज और ये सब कुछ, इससे भी एग्जामिनेशन की तैयारी हो रही है, बट एक है ना कि हम थोड़ा इवेलुएट करेंगे। तो या तो एक चीज है कि मैं कुछ MCQs पूछना स्टार्ट करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो जो टॉपिक कराऊंगा। आई विल सी, आई गेस व्हाट्सएप पे ऑप्शन आता है वो क्या बोलते हैं वोट वोट करने का। तो एक एक यस क्वेश्चन सर। दो दो क्वेश्चन में स्टार्ट करूंगा डालना व्हाट्सएप पे, ताकि आपकी एक वो प्रिपरेशन भी हो जाएगी। भाई ठीक है, हमने अगर ये 8-10 टॉपिक पढ़े आज तक, तो इसके बेसिस पे अगर कोई क्वेश्चन बनेगा मैं ट्राई करूंगा कल से उनको डालने की, और आप लोग उन पे पार्टिसिपेट कर देना। और उससे आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है यार ये तो इतना टॉपिक पढ़े थे, यहाँ के क्वेश्चंस तो हमारे हो रहे हैं। बट आई गेस हम सिलेबस के सीक्वेंस में चलेंगे। वंस ये वाला कंप्लीट हो जाएगा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, उसके बाद कोई दूसरा वाला टॉपिक होगा। और बीच में फिर मेरा 7th के बाद क्लोजिंग है 10-15 दिन, उसमें मैं शायद क्लास नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं आऊंगा ही रात के 12-1 बजे 2 बजे। तो उसमें फिर आपके तब तक टेक्स्ट के क्लासेस और बाकी सब क्लासेस चलेंगे दूसरी फैकल्टी से। चलो फिर सेशन को क्लोज करेंगे। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर।